जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज। दोस्तों, आपका सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने खुद के चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ आपके पास एक नई कहानी लेके। ये कहानी एक हॉरर स्टोरी है जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर करी है बाय ईमेल। क्योंकि इस कहानी को मैं उनके असली नाम से नहीं आगे बता सकता, तो इसलिए हम उनका एक नाम रख लेते हैं। उनका नाम हम रखते हैं सुमन। तो कुछ ऐसा हुआ था सुमन के साथ जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। उनका ये कहना है कि ये तब की बात है जब वह पैदा भी नहीं हुई थी, और ये समस्या उनके साथ तभी से हो गई थी जब वो अपनी मम्मी के गर्भ में थी। तो सुमन का ये कहना है कि उनके जो माँ बाप थे वो कोई ख़ास पैसे वाले नहीं हुआ करते थे। लाइक उसके फादर जो हैं वो एक स्टील की फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेबर क्लास में, और उनकी मदर एक हाउस हेल्प हुआ करती थी जो लोग के घर में जाके उनके काम किया करती थी और उससे 2 पैसे कमा लिया करती थी। तो ऐसे ही उनके माँ बाप की ज़िंदगी बहुत सरलता से अच्छे से चल रही थी। मतलब वो सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ में, उनको कोई इशू नहीं था, वो खुश थे अपनी ज़िंदगी में। जितना कमा रहे थे वो उतने में खुश थे। अच्छे नेक लोग थे, किसी का कुछ बुरा नहीं चाहते थे, पूजा पाठ किया करते थे, सब अच्छे काम करा करते थे। उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे जाके पूरी कहानी में पता चलेगा, तो बने रहिएगा, आपको इस कहानी में मज़ा आएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और अगर आप कमेंट कर देते तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन देता है, ताकि हम और अच्छी स्टोरीज़ लेके आएँ और अच्छा आपको एंटरटेन कर पाएँ। तो प्लीज़ ये काम करिएगा। तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन सुमन की मम्मी को एक गुड न्यूज़ मिली कि वो प्रेग्नेंट है। उन्होंने ये बात उनके फादर से बताई, वो भी बहुत खुश हुए। दोनों सबसे पहले मंदिर गए, माथा टेका, भगवान का शुक्रिया अदा किया और प्रसाद दिया और घर की तरफ आ गए। क्योंकि अब सुमन की मम्मी प्रेग्नेंट थी तो वो लोगों के घर जाके काम नहीं कर सकती थी। उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना था, अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना था। इस वजह से उन्होंने अपना काम सब छोड़ दिया और सुमन के पापा ने डबल शिफ्ट्स करनी शुरू करी उसी फैक्ट्री में, ताकि वो और अच्छा पैसा कमा सके। क्योंकि वे जानते थे आगे जाके पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी बच्चा इस दुनिया में आएगा, हॉस्पिटलों के खर्चे, 10 तरह के और खर्चे आएंगे, तो इसलिए उन्होंने पैसा जोड़ना शुरू किया, डबल पैसा कमाने की कोशिश करी। तो इसी वजह से कई बार ऐसा होता था कि सुमन के फादर जो हैं वो रात भर शिफ्ट करते थे। कितनी बार तो 24-24 घंटे तक घर नहीं आते थे। तो ठीक है, लेकिन किसी तरह सुमन की मम्मी अपना ध्यान रखनी थी, सुमन का ध्यान रखनी थी। तो इस बात पर मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया। सुमन ने जो मेरे को ये बात बताई थी कि उसके मम्मी और पापा की लव मैरिज थी। मतलब वो दोनों अलग अलग कास्ट के थे, तो इसलिए घर वालों ने तो साथ दिया नहीं, इसलिए उन लोगों ने भाग के शादी करी थी। तो उनके साथ उनकी कोई फैमिली भी नहीं थी, उनकी फैमिली ने उनको कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था। तो इस वजह से सुमन की मम्मी हमेशा अकेली रहती थी। लेकिन हाँ, उनका पड़ोस अच्छा था। तो पड़ोस में एक उनकी अम्मा जी रहा करती थी जो उनका ख्याल रखा करती थी, खाने पीने का ध्यान रखा करती थी, उनकी सेहत का ध्यान रखा करती थी। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सुमन के फादर जो हैं वो डबल शिफ्ट कर रहे थे, कितनी बार रात को भी नहीं आते थे। तो वो अम्मा जी ज़्यादातर सुमन की मम्मी के साथ रहा करती थी। तो एक बार की बात है, जैसे कि सुमन के फादर तो एज़ यूजुअल अपनी शिफ्ट पर थे, रात को वो वापस नहीं आने वाले थे। तो अम्मा जी थी उनके साथ, सुमन की मम्मी के साथ। तो उस समय उनकी पड़ोस की एक लेडी उनके पास आई, उनको पता चला कि सुमन की मम्मी प्रेग्नेंट है। तो वो कुछ मिठाई लेके आई उनके लिए, ठीक है ना। और वो मिठाई उन्होंने उनको ऑफ़र करी। हालांकि सुमन की मम्मी के कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे उन लोगों के साथ, बट स्टिल क्योंकि अब पड़ोसी थे, कुछ लेके आए थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने सुमन की मम्मी ने उनसे पूछा कि ये किस बात की मिठाई है, तो उन्होंने कहा कि वह मंदिर में पूजा करा के आई हैं, तो ये उसी का प्रसाद है। तो सुमन की मम्मी ने उनको ऑफ़र किया कि आप भी लीजिए, पर उन्होंने खाने से मना कर दिया। कहते नहीं हम नहीं खा सकते,
क्योंकि प्रसाद तो हमने चढ़ाया ना, अगर हमने खुद का चढ़ाया प्रसाद खुद ही खा लिया तो उसका असर नहीं रह जाएगा। इस बात पर सुमन की मम्मी थोड़ी सी चौंक गई कि असर नहीं रहेगा, मतलब किस चीज़ का असर, कैसा असर? तो लेडी ने एकदम से कहा कि नहीं नहीं, असर से मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि प्रसाद हमने चढ़ाया है, अगर हमने अपना वो चढ़ाया हुआ प्रसाद खा लिया तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी ना फिर, तो ये हमें बांटना है, तो इससे हम बांट रहे हैं। तो सुमन की मम्मी को तो कुछ समझ आया नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। उन्होंने डब्बा ले लिया और अंदर रख लिया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सुमन की मम्मी के साथ एक अम्मा जी भी रहा करती थी, जो उनके पड़ोस में ही थी वो भी, पर वो ज़्यादातर उनके साथ रहा करती थी। तो उन अम्मा जी ने सुमन की मम्मी को कहा कि आप ये मिठाई मत खाइएगा, मैंने इन लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना है, ये लोग टोने टोटके करते हैं, ये लोग ठीक लोग नहीं हैं, और क्योंकि अब आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं समझ सकती हूँ इन्होंने कुछ ना कुछ आपके लिए पढ़ा है और पढ़ के ही ये मिठाई आपके लिए खिलाए हैं। पर सुमन की मम्मी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करा करती थी। उन्होंने शायद अम्मा जी की बात को इग्नोर किया, नहीं सोचा उसके बारे में, बट मिठाई फेंकी नहीं, रख ली। तो थोड़ी देर बाद जब वो सो गई थी, अम्मा जी उनके बगल में सो रही थी, पता नहीं कैसे उनको मीठा खाने की क्रेविंग हुई। अब कहते हैं कि प्रेगनेंसी में मीठा खट्टा ये सब चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है लेडीज़ को, तो शायद उस टाइम उनको मीठा खाने की क्रेविंग हुई। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, वो उठ गई, उठ के सीधा उस मिठाई के डब्बे की तरफ गई, खोला तो देखा अंदर सफ़ेद सफ़ेद बर्फियाँ पड़ी हैं। उनकी और टेम्पटेशन हुई, उन्होंने फटाफट उसमें से 2-4 पीस खा लिए। इतने में उन अम्मा जी की भी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि सुमन जी की मम्मी उनके बगल में नहीं है, तो वो थोड़ा घबराए। उन्होंने उठ के इधर उधर चेक किया तो देखा कि सुमन की मम्मी जी बाहर बैठे वही डब्बा खोल के मिठाई खा रही है। ये नज़ारा देखकर अम्मा जी घबरा गई, वो डर गई। हालांकि उस टाइम तक कुछ ऐसा डरावना हो नहीं रहा था, बट वो फिर भी घबरा गई और वो सीधा भागी अपने घर की तरफ। वहाँ से गंगा जल लेके आई और लाके सीधा सुमन की मम्मी को पिला दिया वो गंगा जल। और पता नहीं अचानक से क्या हुआ, गंगा जल पीते ही सुमन की मम्मी ने अम्मा जी को कहा कि उन्हें बहुत नींद आ रही है, उन्हें सोना है। तो अम्मा जी उनको बेड की तरफ ले गई और सुला दिया। कुछ नहीं हुआ उसके बाद, वो रात भर आराम से सोई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। अगला दिन हुआ और नॉर्मल दिन था वो सुमन के पापा घर पे आए तो सुमन की मम्मी ने उनके लिए खाना वाना बनाया, उनको खाना खिलाया, फिर उन्होंने थोड़ा आराम किया और फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो डबल शिफ्ट्स कर रहे थे, वो फिर से काम के लिए चले गए। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसका सुमन जी की मम्मी को शायद अंदाज़ा भी नहीं था। कुछ ऐसा जो एक्सपीरियंस उनके लिए लाइफ टाइम के लिए ट्रॉमा बन के रह जाएगा, कुछ ऐसा जो उनके मन में हमेशा के लिए डर बिठा देगा। तो सुमन जी के पापा जब अपने काम के लिए निकल गए, मतलब वो फैक्ट्री जाते थे डबल शिफ्ट के लिए अपनी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो सुमन की मम्मी चारपाई पे बैठी हुई थी। बैठे बैठे उनको ऐसा लगा कि उनको फिर से नींद आ रही है, तो वह पूरी तरह लेटकर सो गए। इस वक्त तक अम्मा जी भी उनके साथ नहीं थी, सुमन की मम्मी बिल्कुल अकेले थी। सोते सोते उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई उनके पैर के अंगूठे को चूटी मार रहा है। उन्होंने पहले पैर वैर ऐसे ही छटकाया, नींद में उनको समझ नहीं आया, बट वो चूटी काटने जैसा बंद ही नहीं हो रहा था। तो अचानक से उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनको आगे अपने पैरों के पास कोई एक परछाई सी दिखी जो पूरी तरह काली थी, पर ऐसा एक आकृति बन रही थी कि जैसे कि वो उस परछाई का मुंह है और वो उससे सुमन जी की मम्मी के अंगूठे को काट रही है। वो एकदम से घबराई और उठी। जैसे ही वो उठे, उन्होंने पलट कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो बहुत घबराई हुई थी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये जो हुआ वो वाकई में कुछ हुआ था या उनकी इमेजिनेशन थी या क्या था, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ, वो सीधा गई अम्मा जी के घर, उनको अपने घर बुला लिया। तो अम्मा जी साथ आई, उनके साथ बैठी, तो उन्होंने अम्मा जी को बताया कि ऐसे ऐसे वो लेट गई थी, सो गई थी और फिर इस तरह से उनकी नींद खुली। ये सुनकर अम्मा जी तो वो घबराई, क्योंकि उनको पता था कि सुमन जी की मम्मी ने वो मिठाई खा ली है, सफ़ेद मिठाई जो उन पड़ोसी ने लाके दी थी, और उन पड़ोसियों पे उनको वैसे ही भरोसा नहीं था। तो इस बार उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या।
क्योंकि इतने टाइम से वो सुमन जी की मम्मी के साथ रह रही थी अम्मा जी, तो उनको एक बेटी की तरह प्यार करने लगी थी, और ये सब अपनी बेटी के साथ होता हुआ वो नहीं देख पा रही थी। तब उन अम्मा जी की मम्मी ने सुमन जी की मम्मी को कहा कि वह थोड़ी देर सो जाएं, शायद वो बहुत थक गई हैं, शायद इस वजह से वो कुछ चीज़ें इमेजिन कर रही हैं जो वाकई में नहीं है, तो उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, वो बस आराम करें। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम चिंता मत करो, कुछ भी अगर होगा तो मैं देख लूँगी, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना सुनकर सुमन जी की मम्मी जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो गई और वह सो गई। लेकिन शायद ये सुख और शांति सुमन जी की मम्मी के लिए ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। जैसे कि वो सो गई थी, उन्हें एक काफ़ी बुरा सपना आया, जिसमें उन्होंने देखा कि एक अजीब सी डरावनी सी दिखने वाली औरत उनके पास में बैठी है और उनके पेट को छू रही है अजीब तरीके से, और उनको बार बार आके बोल रही है तो मैं लेके जाऊंगी। बस इतनी ही देर में सुमन जी की मम्मी बहुत ज़ोर से चिल्लाकर उठी। उनका चिल्लाना सुनकर अम्मा जी भी घबरा गई। वो एकदम से उठ के उनके पास आई और बोली कि क्या हुआ बेटा, तूने ऐसा क्या देख लिया। सुमन जी की मम्मी ने अम्मा जी को बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने एक बहुत ही अजीब और डरावनी सी औरत को अपने सपने में देखा, जो उनके पेट को छूकर इस तरह से बोल रही थी कि वह उनके बच्चे को लेके जाएगी। ये सुनकर अम्मा जी और घबराई, और अब तो उनको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे तो क्या नहीं। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया। वह सुमन जी की मम्मी को लेकर पास के ही एक हनुमान मंदिर में चली गई। वहाँ के जो पंडित जी थे उनके पास सुमन जी की मम्मी को लेके जाया गया। उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा, कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है बेटी के साथ, किसी ने कोई ऊपरी हवा छोड़ी हुई है। तब अम्मा जी घबराई और बोला कि पंडित जी अब क्या किया जा सकता है। तो पंडित जी ने अम्मा जी को कहा कि इन्हें उस घर में तो अब मत लेके जाइएगा, क्योंकि जो भी कुछ दिक्कत है अब उस घर में बस चुकी है, और इसका क्या कर सकते हैं उसके लिए मुझे अपने खुद के गुरुजी से एक बार बात करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि वो मेरे साथ आएँ या वो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, उस हिसाब से फिर मैं आपको आके बताता हूँ कि क्या करना है। तो उन अम्मा जी ने फिर ऐसा ही किया। वह सुमन जी की मम्मी को लेकर उनके घर जाने की जगह अपने घर ले गई और इंतज़ार किया, क्योंकि वो पुराना टाइम था, सबके पास मोबाइल तो होते नहीं थे, यहाँ तक कि लैंडलाइन भी कुछ कुछ घरों में ही होते थे, पर अम्मा जी के और सुमन जी के घर में तो ये सब फैसिलिटी थी ही नहीं। खैर, तो उन्होंने इंतज़ार किया कि पंडित जी की तरफ से कोई मैसेज आए या कुछ हो। तो इतनी देर में ही उनके घर का दरवाज़ा खटका, तो उन्होंने देखा कि बाहर उन्हीं पंडित जी का एक हेल्पर या सेवादार, कुछ भी कह लो, वो आया था उनसे बात करने। उन्होंने सुमन जी की मम्मी के लिए ये एक धागा दिया और कहा कि ये पंडित जी ने भेजा। उन्होंने कहा है कि ये धागा इन्हें बांध दीजिए इनके राइट हैंड में, और पंडित जी का ये कहना है कि वह शाम को आएंगे और उनको एक काफ़ी बड़ा हवन करना पड़ेगा, जिससे वो ये पता लगाएंगे कि आखिर किसने किया है, क्यों किया है और इसको कैसे भेजा जाएगा। तो उन्होंने ये भी कहा था कि सुमन जी के पापा को भी बुला लिया जाए, क्योंकि इस काम में उनकी ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस समय ना तो मोबाइल होते थे, ना ही लैंडलाइन, और इन लोगों के घर में तो कुछ भी नहीं था। तो अम्मा जी ने अपने पोते को भेजा सुमन जी के पापा की फैक्ट्री पे कि वो उन्हें सब कुछ बताकर अपने साथ ले आए। तो उनके पोते ने ऐसा ही किया। वो उनकी फैक्ट्री में गया, वहाँ जाके उनको सारी बात बताई। ये सुनकर सुमन जी के पापा भी काफ़ी घबरा गए, क्योंकि वो इन शक्तियों पे, इन चीज़ों पे बिलीव करा करते थे। उनका मानना था कि अगर ईश्वर है तो शैतान भी है, और उनके घर में किसी शैतान का वास हो जाए ये सुन के तो वो तो क्या, कोई भी घबरा जाएगा। तो वो भी घबराए। सुमन जी के पापा ने कोई देरी नहीं करी। उन्होंने अपने फैक्ट्री के मैनेजर से बोला कि उन्हें जाना पड़ेगा और शायद वो 1-2 दिन ना भी आ पाएँ। उन्होंने ये इन्फॉर्म किया और अम्मा जी के पोते के साथ घर के लिए चले गए। जब सुमन जी के पापा अम्मा जी के घर पहुँचे, उन्होंने उनकी मम्मी की हालत देखी तो बहुत इमोशनल हो गए थे, पर
उनको इस बात की संतुष्टि थी कि अम्मा जी ने पंडित जी को ऑलरेडी कंसल्ट कर लिया है और पंडित जी ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई देरी नहीं करी, वो भी उस मंदिर में गए, जाके पंडित जी से मिले और उनसे पूछा कि वो क्या करने वाले हैं, किस तरह का हवन करने वाले हैं, किस किस चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि वो सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर सके। पर पंडित जी ने कहा कि उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो आज रात को 8 बजे उनके घर आएंगे और एक हवन करेंगे। इस हवन के ज़रिए उन्हें पता चलेगा कि ये किसका किया धरा है और क्यों किया गया है और इसका इलाज किस तरह से किया जाएगा। तो सुमन जी के पापा वहाँ मंदिर से वापस घर आए, मतलब अम्मा जी के घर, और सब बैठकर वेट करने लगे 8 बजने का, ताकि पंडित जी आए और अपना हवन, जो भी विधि, जो भी कुछ उन्होंने करना है उसको शुरू करें। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही 8 बजने को थे पंडित जी वहाँ आए और वो अपने साथ अपने गुरु जी को भी लेके आए थे और साथ पे सब हवन का सारा सामान, सब जो भी चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ने वाली थी वो सब चीज़ अपने साथ लेके आए थे। तब सुमन जी की मम्मी को उनके घर पे लेके जाया गया। वहाँ पे एक सुरक्षा घेरा बना के उनको बीच में बिठाया गया और सामने पंडित जी और उनके गुरु जी ने एक हवन शुरू किया। और उन्होंने परिवार वाले में, जैसे कि उनकी अम्मा जी जो थी, उनको, उनके हस्बैंड को साफ बता दिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे सुमन जी की मम्मी किस तरह से भी रिएक्ट करे, कुछ भी करे, आपको उनके पास नहीं जाना, आपको उनकी बातों में नहीं आना। हो सकता है कि वो आपको बहकाने की कोशिश करे, ये हवन को खंडित करने की कोशिश करे, लेकिन आपको अपनी जगह से नहीं उठना है, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है और कुछ नहीं करना, बस बैठ के देखना है जो हो रहा है। इसके बाद पंडित जी ने और उनके गुरु जी ने हवन करना शुरू किया। जैसे ही हवन शुरू हुआ उसके आई थिंक 10 मिनट बाद ही सुमन जी की मम्मी ने अजीब सा रिएक्ट करना शुरू कर दिया। वह अजीब सी भाषा में कुछ चिल्ला रही, बुला रही, मतलब पता चल रहा था कि उनके अंदर किसी शक्ति का वास हो गया है और अब वो छटपटा रहा है। तब पंडित जी के गुरुजी ने एक क्वेश्चन किया, कौन है तू? जिसका जवाब आया, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, कल से जो भी कर सकता है नहीं बताऊंगी। ये सुनकर पंडित जी ने कहा, बताना तो तुझे पड़ेगा, इस बार तू एक गलत इंसान के साथ भिड़ गई है, बताएगी तो तू सही। ये बोलकर पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू करे। मंत्र पढ़ते पढ़ते सुमन जी की मम्मी कांपने लगी, तड़पने लगी। ये देखकर सुमन जी के पापा घबरा रहे थे, और जैसा कि पंडित जी ने कहा था कि कोई बीच में नहीं आएगा, कोई उनके पास नहीं जाएगा, तो उन्होंने अपने आप पे कंट्रोल रखा। पंडित जी ने अपने मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक नीम की डंडी उठाई और उसे माथे से लगा के फिर कुछ मंत्र पढ़े और उस डंडी से सुमन जी की मम्मी को 2 बार मारा। ऐसा होते ही सुमन जी की मम्मी एकदम तड़पने लगी और एक आवाज़ आई, यो बताती हूँ मैं कौन। तो पंडित जी रुके और कहा, बता फिर कौन है तू और किसने तुझे भेजा है? तब उसने बताया कि मैं एक दायन हूँ, मुझे जिसने भेजा है मैं उसका नाम नहीं बता सकती, बस इतना बताऊंगी कि वो इनका कोई अपना है। ये सुनकर पंडित जी के गुरु ने एक बार फिर से उसी नीम की डंडी से दोबारा मारा और कहा कि बता किसने भेजा है तुझे। तब उस दायन की आत्मा ने सबको बताया कि उसे भेजने वाले कोई और नहीं, सुमन जी की मम्मी के पापा थे, यानी कि सुमन जी के नाना जी। और क्योंकि उस समय सुमन जी की मम्मी ने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ये शादी करी थी, जो उन्हें बिल्कुल मंजूर न था, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके समाज में उनकी बहुत बेइज्जती हुई है, तो इसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने उस दायन की आत्मा को अपनी ही बेटी के ऊपर छोड़ दिया। और वो जो पड़ोसी जो सुमन जी की मम्मी के लिए वो मिठाई लेके आए थे, वो और कोई नहीं थे बल्कि उन्हीं के पिताजी के द्वारा भेजे गए कुछ उनके लोग थे, जो पिछले 1 साल से सुमन जी पे नज़र रख रहे थे। और सही मौका मिलने पर उन्होंने ये टोटके वाली मिठाई उनको खिला दी थी, जिससे इस दायन ने सुमन जी की मम्मी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। ये सब सुनने के बाद
पंडित जी के गुरुजी ने एक बार फिर उसी नीम की छड़ी से उनको मारा और पूछा कि अब सुमन जी की मम्मी का शरीर छोड़ने का क्या लेगी तू? तुझे इसमें मैं रहने तो नहीं दूंगा, तो बता तेरी मुक्ति का क्या तरीका है? तब उस दायर ने कहा, मैं नहीं रहूंगी। मुझे जिस काम के लिए विषय किया वो पूरा करे बिना मैं कहीं नहीं। तब पंडित जी ने बोला, जाना तो तुझे पड़ेगा। तू बता देगी खुद से रास्ता तो ठीक है, नहीं बताएगी तो तुझे मैं यहीं बांध दूंगा। तो फिर कहीं नहीं जा पाएगी और हमेशा हमेशा के लिए यहीं बन जाएगी। तब पंडित जी और उनके गुरुजी ने दोनों ने मिलकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और तब ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि सुमन जी की मम्मी की शरीर से एक काला सा धुआं बाहर आया और सामने पड़ी एक मटकी में चला गया। उस मटकी को पंडित जी ने लाल रंग के कपड़े से बांध दिया और वो मटकी को सुमन जी के पापा को दिया गया और कहा गया कि इसे कहीं दूर ले जाकर एक बड़ा सा गड्ढा खोद के वहाँ दफना दो। सुमन जी के पापा ने ऐसे ही किया। वो अपने गांव से कहीं कोस दूर जाकर एक खाली मैदान में बड़ा सा खड्डा खोदकर उस मटकी को वहाँ दफनाए। पंडित जी ने उनको ये भी कहा था कि जब वो इस मटकी को दफना दे तो पलट के दोबारा ना देखे, चाहे उन्हें कैसी भी आवाज़ें आए, चाहे किसी की भी आवाज़ आए, उन्हें पलट कर देखना नहीं है। और ऐसा ही हुआ। जब सुमन जी के पापा जी उस मटकी को दफना के आ रहे थे, उनको कभी अपनी माँ की आवाज़ में आवाज़ें आई, कभी उनको सुमन जी की मम्मी की आवाज़ में आवाज़ें आई कि उनको रोकने की बहुत कोशिश करी, पर उनको सब याद था तो वो कहीं रुके नहीं और सीधा सीधा चलते गए और घर वापस आ गए। तो इस तरह से पंडित जी ने सुमन जी की मम्मी को मुक्त कराया, जिससे सुमन जी की मम्मी जी की भी उस उनके पेट में सुमन जी की भी जान बची। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि लोग अपनी मतलब ज़िद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि सामने वाला उनका अपना है, उनका अपना खून है, उनको अपनी इज्जत इतनी प्यारी होती है कि वह अपनों का भी बुरा करने से पहले सोचते नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके खुद के चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, हमारी रीच बढ़ाएं। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि आप में से बहुत से लोग कहानियाँ तो सुन जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या जाता है यार, कर दो ना, एक सब्सक्राइब ही तो है और इसका कोई पैसा भी नहीं लगता है, तो आप कर सकते हैं और लोगों से करवा भी सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोबारा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद।